हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को स्टडी करेंगे आगे। लिम्फॉइड लिनिएजेस के सेल्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन हम कल देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि 3 अलग अलग टाइप की लिम्फॉइड लिनिएजेस की सेल्स थी, बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल्स। इसमें से हम बी लिम्फोसाइट के बारे में पहले देखते हैं कि बी लिम्फोसाइट क्या होती हैं। बी लिम्फोसाइट का नाम बी लिम्फोसाइट इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले जो इनकी डिस्कवरी हुई तो पाया गया कि बर्ड्स में बर्सा ऑफ फैब्रिशियस एक ऑर्गन होता है, उसमें ये मैच्योर होती हैं। ठीक है, तो बर्ड्स का जो बर्सा ऑफ फेब्रिशियस एक ऑर्गन है उसमें मैच्योर होने के कारण इनका नाम बी लिम्फोसाइट पड़ा, क्योंकि ये देखिए बर्सा का बी साइट ऑफ मैच्योरेशन है इसका, इसीलिए इसका नाम बी लिम्फोसाइट पड़ा, क्योंकि इसका साइट ऑफ मैच्योरेशन का नाम बी से स्टार्ट होता है। ह्यूमंस में या जितने भी हम मैमल्स हैं उसमें बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन साइट होता है बोन मैरो। ठीक है, इन मैमल्स, इसमें हम लिख सकते हैं इन मैमल्स, मैमल्स में ये होता है बोन मैरो में, इसका प्रोडक्शन भी और मैच्योरेशन भी। ठीक है, बोन मैरो भी बी से ही स्टार्ट होता है। तो बी लिम्फोसाइट मैमल्स में बोन मैरो में मैच्योर होता है, बर्ड्स में बर्सा ऑफ फेब्रिशियस में मैच्योर होता है, और इसके साइट ऑफ मैच्योरेशन के नाम पे ही इसका नाम बी लिम्फोसाइट रखा गया है। अब बी लिम्फोसाइट में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं सरफेस पे, जिनको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। जैसे अगर ये बी सेल है तो इसके सरफेस पे कुछ अलग टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। इम्यूनोग्लोब्यूलिन ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स होते हैं एक तरह के, ठीक है, जो बी सेल की सरफेस पे अटैच्ड पाए जाते हैं। इसके अलावा बीसीआर की फॉर्म में तो ये पाए जाते हैं, सिक्रीटेड फॉर्म में भी ब्लड में पाए जाते हैं। सिक्रीटेड फॉर्म वाले कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। जब बी सेल एक्टिवेट होती हैं, जब बी सेल एक्टिवेट नहीं हुई होती हैं तो हम उसको बी सेल कहेंगे। मतलब जब नेव बी सेल बोन मैरो से बनी बनी निकली तो उसको हम लोग कहेंगे नेव बी सेल। लेकिन जब नेव बी सेल या ये इस तरह की बी सेल एंटीजन के कांटेक्ट में आती है तो एक्टिवेट होकर इफेक्टर प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनाती है। प्लाज्मा सेल सिक्रीट करती एंटीबॉडीज ब्लड में, ठीक है, और डू नॉट डिवाइड फर्दर, ये डिवाइड नहीं करती। सिक्रीट करने के बाद प्लाज्मा सेल फर्दर डिवीज़न नहीं करती कि किसी और सेल टाइप में ये चेंज हो जाए। और उसके बाद क्या होता है, 1 से 2 वीक का इसका लाइफ साइकिल होता है, उसके बाद ये डेथ हो जाती है, इसकी एपोप्टोसिस हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसका मेन काम होता है एंटीबॉडीज़ को ब्लड में सिक्रीट करना। जब इसका काम ख़त्म हो जाता है तो इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, फर्दर इसमें कोई डिवीज़न नहीं होता। ठीक है, तो एक्टिवेटेड बी सेल्स जब प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स बनाती हैं तो प्लाज्मा सेल का काम होता है एंटीबॉडीज़ को, जो कि उस एंटीजन के स्पेसिफिक होगी, उसको ब्लड में सिक्रीट करना लार्ज अमाउंट में। मेमोरी सेल क्या करेगी, मेमोरी सेल इस टाइम पे डील नहीं करेगी, प्राइमरी इन्फेक्शन के टाइम पे डील नहीं करेगी, लेकिन जब सेकेंडरी इन्फेक्शन उसी सेम एंटीजन का होगा तब ये एक्टिवेट होके, ठीक है, ये एक्टिवेट होके उसको किल करने का काम करेंगी। जो एंटीजन दोबारा से अगर उसी एंटीजन का बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये हमने देखा कि जब बी सेल नेव बी सेल होती है या जब तक वो एंटीजन के कांटेक्ट में नहीं आई होती है तब तक वो नेव बी सेल कहलाती है। एक्टिवेशन होने के बाद उसका नाम प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल पड़ जाता है। प्लाज्मा सेल ब्लड में एंटीबॉडी सिक्रीट करती है। फिर टी लिम्फोसाइट पे आते हैं। टी लिम्फोसाइट का नाम टी लिम्फोसाइट पड़ा क्यों, क्योंकि ये थाइमस में मैच्योर होती है, बनती तो ये भी बोन मैरो में है, लेकिन मैच्योरेशन फेज के बेसिस पे ही इनका नाम दिया गया है। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में मैच्योर होती हैं तो उनको बी लिम्फोसाइट कह रहे हैं। टी लिम्फोसाइट थाइमस में मैच्योर होती है तो उनको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। अब जैसे बी लिम्फोसाइट में देखा था ना बीसीआर पाया जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन, उसी तरह से टी सेल में भी टीसीआर पाया जाता है। और टीसीआर की खास बात ये होती है, टीसीआर मीन्स टी सेल रिसेप्टर। टी सेल रिसेप्टर की खास बात ये होती है कि ये होल एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता, पूरे पूरे एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये केवल प्रोसेस्ड एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज करता है। और प्रोसेस्ड एंटीजन प्रेजेंट कहाँ होगा जिसको ये रिकॉग्नाइज करेगा, एमएचसी मॉलिक्यूल पे। एमएचसी मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एमएचसी मॉलिक्यूल एक तरह के सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं जो सेल की सरफेस पे पाए जाते हैं। 2 टाइप के होते हैं, MHC1 और MHC2, जैसे कि मैंने यहाँ बताया हुआ है। इनका फुल फॉर्म होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए कि MHC मॉलिक्यूल एक तरह का प्रोटीन रिसेप्टर होता है जो सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। 2 तरीके की MHC मॉलिक्यूल पाए जाते हैं सेल के ऊपर, MHC1 और MHC2। MHC1
जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं बॉडी की उन सभी पे पाया जाएगा MHC1, लेकिन MHC2 केवल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर पाया जाएगा। लिखा हुआ है फाउंड ऑन APC। MHC2 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे पाया जाएगा। अभी मैं बताऊंगी इसके बारे में भी अपने आगे की क्लासेस में। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे MHC2 पाया जाएगा और जितने और सारे सेल्स होंगे उस पर MHC1 पाया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे MHC1 नहीं पाया जाएगा। MHC1 के साथ साथ उसमें MHC2 पाया जाएगा, क्योंकि MHC1 तो हर जगह पाया जाएगा तो APC पे तो पाया ही जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है जो टी सेल पे पाए जाने वाले TCR की खास बात क्या होती है कि प्रोसेस्ड एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हो। वो प्रोसेस्ड एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए? इन रिसेप्टर्स पे, तभी वो TCR रिकॉग्नाइज करेगा, ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए जब टी लिम्फोसाइट, दो टाइप के टी लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे, TH सेल्स और TC सेल्स। तो पहले इनको TH और TC में डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। जब ये बनते हैं तो हम इनको CD4 प्लस टी लिम्फोसाइट और CD8 प्लस टी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। CD4 वाले टी सेल के पास भी TCR होगा, इनके पास भी TCR होगा। तो इनका TCR एंटीजन कॉम्प्लेक्स विद MHC2 के साथ, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये TH सेल्स हैं, सॉरी, अगर TH सेल्स हैं तो TH सेल्स में TCR भी पाया जाएगा और CD4 भी पाया जाएगा। तो TCR किससे इंटरेक्ट करेगा? MHC बाउंड एंटीजन से। और CD4 किससे इंटरेक्ट करेगा? MHC से। तो CD4 MHC2 से इंटरेक्ट करता है स्पेसिफिकली, और TCR उसी MHC2 से बाउंड एंटीजन के साथ रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, CD4 को एंटीजन से कोई मतलब नहीं है, वो केवल MHC जो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे प्रेजेंट होगा उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और TCR उसी MHC के साथ जो बाउंड होगा एंटीजन, उस पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ वो इंटरेक्शन करेगा। इसी तरह से TC सेल्स में भी TCR होगा, CD8 होगा, तो इसका TCR किससे इंटरेक्ट करेगा? MHC1 बाउंड एंटीजन के साथ, और इसका CD8 इंटरेक्ट करेगा केवल MHC1 के साथ। ठीक है, जो कि सभी सेल पे प्रेजेंट होता है MHC1। तो वही लिखा है कि CD4 रिकॉग्नाइज एंटीजन कॉम्प्लेक्स विद MHC2 एंड CD8 रिकॉग्नाइज एंटीजन कॉम्प्लेक्स विद MHC1। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि CD4 हमेशा MHC2 के साथ इंटरेक्ट करेगा और CD8 MHC1 के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, अभी इतना ही हमें याद रखना है। आगे की चीज़ें जब हम देखेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन अभी हम दोनों सेल में डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पे करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब CD4 और CD8 सेल्स जो बॉडी में हमारी पाई जाती हैं, ब्लड में पाई जाती हैं, लिम्फ में पाई जाती हैं, उनका रेशियो एक होता है पर्टिकुलर 2:1। अगर ये रेशियो कम हो जाता है, रेशियो कम होने का मतलब क्या? हमारे यहाँ टी लिम्फोसाइट की कमी हो गई, इसका मतलब हमें कोई ना कोई इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। और अगर ये रेशियो बढ़ जाता है मतलब कोई ऑटो इम्यून डिजीज़, मतलब वही सेल्स ज़्यादा हो जाएंगी तो अपनी ही सेल्स को मारने लग जाएंगी, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज़ की कंडीशन हो सकती है। तो इसका रेशियो चेंज होना किस बात को इंडिकेट करता है? या तो इम्यूनोडिफिशियंसी कुछ हो गई है या तो ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई है। ठीक है, तो इसका ये रेशियो हमें याद रखना है। CD4 और CD8 का रेशियो 2:1 होता है। अब देखिए जो नेव CD8 प्लस टी सेल, इसकी बात हो रही है, जो नई नई बनी होती हैं, मैच्योरेशन के बाद जो बन के आती हैं, जो एंटीजन के साथ अभी इंटरेक्ट नहीं की हैं, उनको हम नेव सेल कहते हैं। तो नेव CD8 प्लस टी सेल किससे इंटरेक्ट करेगी? MHC1 मॉलिक्यूल के साथ, जो एंटीजन के साथ बाइंडेड होंगे। ठीक है, MHC1 के साथ जब बाइंड होंगी उसके बाद क्या करेंगी? डिफ्रेंशिएट होकर साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट बनाएंगी। मतलब पहले इनको हम नेव CD8 प्लस टी सेल कह रहे हैं, लेकिन जब ये क्या होंगी? MHC1 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होकर डिफ्रेंशिएट होंगी, तब इनको साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट कहेंगे। और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट का काम क्या होगा कि ये एलिमिनेट करेगी उस सेल को जिसके पास MHC1 रिसेप्टर से बाइंड एंटीजन होगा। मेरे कहने का ये मतलब है, देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये जो CD8 प्लस टी सेल है ये किसको रिकॉग्नाइज करेगी? MHC1 को, और MHC1 कहीं ना कहीं एंटीजन के साथ बाइंड किया होगा तभी वो उसको रिकॉग्नाइज करेगी। रिकॉग्नाइज करने के बाद वो उस पूरी सेल को ही किल कर देगी। और वो सेल कौन सी होती हैं? वायरस इन्फेक्टेड या ट्यूमर सेल्स होती हैं, जिसको साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट किल करती हैं। इसके अलावा इनको TH सेल्स की भी हेल्प चाहिए होती है प्रोलिफरेशन और डिफ्रेंशिएशन के लिए। CD8 प्लस सेल खुद अपना काम खुद से नहीं कर पाती, इनको इनकी हेल्प चाहिए होती है। इनका नाम ही है TA हेल्पर सेल, तो सबका हेल्प ही करेंगी। B सेल के भी हेल्प करती हैं एक्टिवेशन में, इनकी भी एक्टिवेशन में हेल्प करती हैं। तो वही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है।
और जो वायरस इन्फेक्टेड या ट्यूमर सेल्स हैं उनको टी साइटोटॉक्सिक सेल ही किल करती हैं। ये भी बात हमें हमेशा याद रखनी है, टीएच सेल्स नहीं करती हैं ये सब सारे काम। ठीक है, तो ये हमारे टी सेल्स और बी सेल्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन हो गया है। CD8+ टी सेल के बारे में हमने देखा। अब हम CD4+ टी सेल के बारे में देखेंगे। हमें पता है कि ये किसको रिकॉग्नाइज करेंगी, MHC2 को, जो कि एंटीजन से बाइंडेड होगा, और एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगी, TH1 और TH2 दो तरीके के सब टाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं। कौन सी, टी हेल्पर सेल, जिनको हम पहले CD4+ टी सेल ही कहते हैं। जब ये एंटीजन के साथ कांटेक्ट में आती हैं, मतलब एंटीजन बाउंड रिसेप्टर के साथ कांटेक्ट में आती हैं, तब डिफ्रेंशिएट होकर TH1 और TH2 दो सब कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं। TH1 क्या करते हैं, रेगुलेट द रिस्पॉन्स ऑफ इंट्रासेलुलर पैथोजन, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन को के रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। मतलब अगर इंट्रासेलुलर पैथोजन है, मतलब क्या, वायरस या कोई ट्यूमर सेल है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्स होगा उसमें ये हेल्प करेंगी। और अगर कोई एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है, कोई बैक्टीरियल फंगल पैथोजन है, पैरासाइट है, तो TH2 हेल्प करेंगी। तो ये भी हमें याद रखना है। TH का काम है केवल हेल्प करना। अगर इंट्रासेलुलर पैथोजन है तो TH1 कहीं ना कहीं उसको रेगुलेट या हेल्प करने का काम करेगी, उसको एलिमिनेट करने में। अगर हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है तो TH2 सेल कहीं ना कहीं उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगी, चाहे वो TC सेल को एक्टिवेट करे या B सेल को एक्टिवेट करे, कुछ भी करे, लेकिन क्या करेंगी, हेल्प करेंगी एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के ही केस में। और इंट्रा सेलुलर पैथोजन के केस में ये वाला फॉर्म जो होगा वो एक्टिवेट होगा। एक और TH का टाइप होता है TH17, जो रिसेंटली अभी खोजा गया है। ये पाया गया है कि फंगल डिफेंस में हेल्प करता है, फंजाई के अगेंस्ट में डिफेंस प्रोवाइड करने का काम TH17 करता है। ठीक है, तो TH सेल्स के बारे में हमने क्या देखा, प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट सेट ऑफ साइटोकाइंस दैट इनेबल और हेल्प द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, TC सेल, मैक्रोफेजेस एंड वेरियस अदर सेल्स। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि हेल्पर सेल है, तो किसकी हेल्प करेंगी, या तो ये बी सेल को की हेल्प करेंगी उनको एक्टिवेट होने में, या TC सेल्स को एक्टिवेट होने में हेल्प करेंगी, या कोई अदर टाइप की सेल्स जो होगी इम्यून सिस्टम की उनकी भी हेल्प कर सकती हैं। और ये हेल्प करती कैसे है, कुछ ना कुछ एक केमिकल को सिक्रीट करती हैं जिससे वो हेल्प करेंगी उनको डिफ्रेंशिएट या एक्टिवेट होने में। उन केमिकल्स को हम नाम देते हैं साइटोकाइंस का। तो TH सेल्स दूसरी सेल्स को जो एक्टिवेट होने में हेल्प करती हैं वो साइटोकाइन सिक्रीट करके ही करती हैं। ये साइटोकाइन सिक्रीट कर देंगी, फिर साइटोकाइन जाके बी सेल, T सेल या जिसको भी वो एक्टिवेट कर रही होंगी उनके रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा और कुछ ना कुछ सिग्नलिंग करेगा उनमें, जिसके कारण वो एक्टिवेट या डिफ्रेंशिएट होकर एक पर्टिकुलर एक्टिव सेल्स बनाएंगी जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगा। तो ठीक है, आज हमने बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में देख लिया। कल हम नेचुरल किलर सेल्स के बारे में भी कुछ पॉइंट देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और जिसको जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसको उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।